हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग जो हमारे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 1, 2, 3 चैप्टर मतलब कि जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है, आज हम लोग इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम आज डिस्कस करेंगे। पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन एक ऊपर का हम लोग एक बेस तैयार कर लेंगे जिससे कि हम लोगों को आसानी होगी। तो हमारी फर्स्ट बुक है मानव भूगोल। इसके आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारा 2 मार्क्स में आएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो ये हम लोगों की हमारे बुक में सबसे पहला ही चैप्टर है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, ये क्या है, ये कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये सब हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 मार्क्स का आ सकता है। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल प्रकृति, पर्यावरण एवं मानव के अंततः संबंध को व्यक्त करने वाली एक भूगोल की शाखा है। जो हमारा मानव भूगोल है वो भूगोल की एक शाखा है। हम लोगों ने 11th में जैसे भौतिक भूगोल पढ़ा था, वैसे ही हमारा मानव भूगोल भी है। इसमें हम लोग मानव के बीच और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है नव निश्चयवाद व संभववाद क्या है? तो नव निश्चयवाद और संभववाद मानव भूगोल की विचारधाराएं हैं। हमारी कितनी विचारधाराएं हैं? हमारी विचारधाराएं हैं 3। एक है नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। ये हमारी 3 इम्पॉर्टेंट विचारधारा हैं जो कि हमें बताती हैं कि मानव और प्रकृति के बीच संबंध कैसा है। हमारी सबसे पुरानी जो विचारधारा है वो है हमारा नियतिवाद। मतलब कि जो हमारी प्रकृति है वो मानव को कंट्रोल करती है। लेकिन जो हमारा संभववाद है वो कहता है कि नहीं, मानव जो हमारा है तो वो प्रकृतिवाद को कंट्रोल करता है। लेकिन जो नव निश्चयवाद हमारी विचारधारा जो नव निश्चयवाद दी गई, उसमें हमें बताया गया कि ना ही हमारा प्रकृति और ना ही हमारा मानव दोनों मिलकर काम करते हैं। मतलब कि कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, दोनों मिलजुल कर अपना काम करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? हमारा मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, हमारा है ऐतिहासिक भूगोल, लिंग भूगोल। ये सब हमारे मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण क्या है। ये हमारे बुक में बहुत ही लंबा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो हमें उतना लंबा नहीं लिखना है, हमें 2 मार्क्स के लिए लिखना है। तो 4 से 5 लाइन हमारे लिए इनफ होगा लिखना कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण हमारा क्या है। जब मानव प्रकृति के अनुसार कार्य करता था तो उसे मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं, और जब मानव प्रकृति को कंट्रोल कर लेता है तो उसे हम लोग प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा 4 मार्क्स में आएगा। तो इसके लिए हमें कम से कम आधा पेज लिखना होगा। जो हमारी बोर्ड की कॉपी है उसके लिए हमें आधा पेज लिखना होगा, ज़्यादा नहीं लिखना होगा, लेकिन हाँ कि हमारा 4 मार्क्स टीचर दे सके इतना हमें लिखना होगा। हमारा क्वेश्चन है प्रकृति को पर्यावरण के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण घटकों की चर्चा कीजिए। तो प्रकृति के 3 महत्वपूर्ण जो हमारे घटक हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? पहला है हमारा जलवायु, दूसरा है हमारा उच्चावच, और जो हमारा तीसरा है वो है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। हमारा प्राकृतिक वनस्पति। हमारे जलवायु में हम देखते हैं कि किस क्षेत्र की जो हमारी जलवायु है वो कैसी है। वहाँ की जलवायु शुष्क है या आर्द्र है या मिली जुली है। उच्चावच मतलब कि उस क्षेत्र का हमारा उच्चावच कैसा है, मतलब कि उस क्षेत्र की एक तरह से कह सकते हैं कि बनावट कैसी, वहाँ पर पहाड़ हैं या फिर वहाँ पर नदियाँ हैं या फिर वहाँ पर रेगिस्तान है। तो ये सब हम लोग उच्चावच में देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति होती है, जैसे राजस्थान में जो कटीले पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा यूपी साइड है यहाँ पर हर तरीके की प्राकृतिक वनस्पति हमारी पाई जाती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है संभववाद एवं नीतिवाद के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमारा संभववाद और नियतिवाद ये हमारा लघुत्तरीय प्रश्न में आ सकता है, तो इसे हम इस टॉपिक को हम लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा। हमारा संभववाद और नियतिवाद क्या है? तो जब मानव प्रकृति का दास होता है तो उसे हम लोग कहते हैं नियतिवाद, मतलब कि ये हमारी पुरानी विचारधारा है, ये हमारी पुरानी विचारधारा है कि हमारा मानव प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। लेकिन संभववाद क्या कहता है कि प्रकृति मानव के अनुसार कार्य करती है, ना कि मानव प्रकृति के अनुसार। और इसमें जो हमारा संभववाद है इसमें हमें मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि हम जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मानव को एक बहुत ही मानव प्रकृति को कंट्रोल करेगा, मतलब कि वहाँ पर मानव का स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया है। लेकिन नियतिवाद में इसमें प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी गई है। और जो हमारा संभववाद है इसमें हमारे जो मानव है वो अनेक संभावनाओं का लाभ उठा सकता है, मतलब वो सड़क बना सकता है, घर बना सकता है। लेकिन नियतिवाद में क्या है कि प्रत्येक क्रियाकलाप हमारी प्राकृतिक शक्ति पर निर्भर करती है। मतलब कि जैसे कि जब बारिश होती थी तो वो इंसान डर जाता था, हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी है जो हमारी बुक में है, और जब वो बारिश होती थी तभी जो हमारी खेती होती थी वो हो पाती थी। तो ये सब हमारे नियतिवाद और संभववाद के मध्य अंतर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपको मुश्किल हो रही है तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो हमारा भौतिक भूगोल है ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, इसीलिए ये यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारा मानव भूगोल है वो हम लोगों ने 12th में पढ़ा है। तो उसके अनुसार हम लोगों को इसमें अंतर स्पष्ट करना है। भौतिक भूगोल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी स्थान, मतलब हर अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जलवायु है, वहाँ का उच्चावच मतलब कि जो भूमि की बनावट है वो अलग अलग है। हम लोग भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं सौर मंडल, जैसे कि हम लोगों ने 11th में पढ़ा था सौर मंडल। और हमारा दूसरा है भू आकृति, तीसरा है जलवायु, चौथा है हमारा मृदा। तो ये सब हमारा भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल के अंतर्गत हमारा क्या आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत हम प्रकृति और मानव के बीच हमें जो उसका मतलब कि एक संबंध है वो हमें स्पष्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा मानव भूगोल का टॉपिक है। और भौतिक भूगोल का टॉपिक क्या है हमारा कि हम लोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो हमारा भौतिक रूप है, पृथ्वी का जो भौतिक रूप है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। भौतिक भूगोल के लिए क्रमबद्ध उपागम को अच्छा समझा जाता है, मतलब कि पहले एक टॉपिक को डिस्कस कर लिया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया। लेकिन जो हमारा मानव भूगोल है इसके लिए हमें प्रादेशिक उपागम की आवश्यकता होती है। जो हमारा प्रादेशिक उपागम मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी अलग अलग जनसंख्याएँ होती हैं, अलग अलग जनसंख्याएँ हैं, वो जनसंख्याएँ अलग अलग प्रकार की हैं, मतलब कि कोई कृषि में लगा हुआ है, कोई हमारा औद्योगिक क्षेत्र में लगा है, कोई तृतीय क्रिया में लगा है, मतलब कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हमारी हुई मानव भूगोल और हमारे भौतिक भूगोल के मध्य अंतर। और अब हम लोग अपने सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। तो हमारे सेकंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या और घनत्व क्या है। एक है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण क्या है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो वितरण पर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन घनत्व पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका सूत्र भी पूछा जाता है कि इसका सूत्र क्या है। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लेकिन जो हमारा जनसंख्या घनत्व का जो ज्ञात करने का सूत्र है वो है हमारा जनसंख्या घनत्व बराबर हमारा है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो ये हमारा जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हमारे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया, मतलब कि हमें डिटेल नहीं देना है, हमें डिटेल से नहीं लिखना है, हमें बस थोड़ा सा हिंट दे देना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले हमारे कारक होते हैं भौगोलिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और है हमारा आर्थिक कारक।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व के विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या कहाँ पर सबसे कम निवास करती है, तो ये जो हमारा पृथ्वी है तो इसके इस वाले एरिया में, मतलब कि जो हमारा उत्तरी और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। और जिस क्षेत्र पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर भी जो ये हमारी बीच की रेखा है, विषुवत रेखा, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर भी हमारी जनसंख्या कम निवास करती है। तो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं मरुस्थल के क्षेत्र, ध्रुव जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और हमारे जहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है, मतलब विषुवत रेखा, तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। चौथा क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की से क्या आशय है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वृद्धि, और दूसरा है हमारा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि मतलब कि प्रकृति के अनुसार वो कंट्रोल हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि जब, जैसे मान लीजिए ये दो हमारे क्षेत्र हैं, जब इस क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में प्रवास कर जाएंगे तो यहाँ की जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर जनसंख्या हमारी बढ़ जाएगी, तो ये हुई हमारी जनसंख्या वृद्धि। लेकिन जब इस क्षेत्र में जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर प्रवास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस जन्म दर और मृत्यु दर के द्वारा जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो उसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। मतलब कि जो हमारा बर्थ रेट है और जो हमारा डेथ रेट है उसके अनुसार जो वृद्धि हुई है उसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि हमारा निगेटिव में भी होती है और हमारी प्लस में, मतलब पॉजिटिव भी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रवास क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि ये दो क्षेत्र हैं, जब इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इस क्षेत्र में आकर रहने लगेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं प्रवास। ये कितने प्रकार का होता है? प्रवास हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्थायी, दूसरा अस्थायी और तीसरा हमारा होता है मौसमी। मतलब कि स्थायी, इस जगह से इस जगह लोग रहने आए, अब यहीं पर रहने लगे। दूसरा अस्थायी, कभी इधर रह रहे हैं तो कभी इधर काम पड़ा तो वो इधर आ गए। लेकिन जो हमारा मौसमी होता है, जैसे कि कहीं कहीं पर काम, मौसमी काम होता है, जैसे कि समझ लेते हैं कि कृषि का कार्य, तो जब कृषि की फसल का काम करना होगा किसी को तो वो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आ जाएगा, और जब उसका काम कृषि का ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस अपने घर आ जाएगा, तो इसे कहते हैं मौसमी कृषि। तो ये कितने प्रकार का होता है? तो ये हमारा 3 प्रकार का होता है, स्थायी, अस्थायी और मौसमी। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारा 4 मार्क्स में आता है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, बस आधा पेज बहुत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व के छोटे भूभाग पर अधिक लोग और बड़े भूभाग पर कम लोग क्यों निवास करते हैं? तो ये हमारा लॉजिक का क्वेश्चन है, हमें इसमें लॉजिक लगाना है कि जो विश्व का छोटा भूभाग है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके बारे में एक कहा जाता है कि इसके 10% भाग पर 90% जनसंख्या और 90% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। तो वही ये पूछ रहा है कि छोटे भूभाग पर अधिक लोग लेकिन बड़े भूभाग पर कम लोग क्यों निवास करते हैं। तो जहाँ पर हमें सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि इतने क्षेत्र में हमारे पास शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, हमारे पास अच्छी अच्छी सड़कें भी हैं, मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर ना ही जलवायु अच्छी है, ना ही यहाँ पर कृषि का कार्य हो सकता है। जब जलवायु नहीं अच्छी तो कृषि का कार्य भी नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं है, यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है, मतलब क्राइम बहुत होता है। तो लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते हैं, वो अच्छी जगह पर ही रहना पसंद करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। मतलब कि जो जनसंख्या के प्रारूप में परिवर्तन आता है उसे हमें परिभाषित करना है। इसके 2 रूपों का विवरण दीजिए। तो इसके हमारे 2 रूप कौन कौन से हैं? पहले ये समझते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। तो जनसंख्या परिवर्तन जो है हमारा, तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान, कोई निश्चित क्षेत्र है और यहाँ पर किसी निश्चित अवधि के दौरान वासियों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जो हमारी परिभाषा है बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है कि किसी निश्चित क्षेत्र और एक निश्चित समय में जो हमारी वृद्धि या हमारा परिवर्तन होता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। और इसके 2 रूप कौन कौन से हैं हमारे? इसके 2 रूप हैं हमारा, एक होता है हमारा पॉजिटिव में परिवर्तन होता है और एक निगेटिव में, मतलब कि ऋणात्मक, और ये है हमारा धनात्मक। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि प्रवास के अपकर्ष व प्रतिकर्ष कारकों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अपकर्ष कारक हमारा कौन सा है और प्रतिकर्ष कारक हमारा कौन सा है। अपकर्ष कारक मतलब कि ये कारक हमें आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये कारक हमें आकर्षित करने वाले हमारे कारक कौन कौन से होते हैं। हमारा हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जो हमारी जलवायु है, अच्छी जलवायु होगी तो यहाँ पर अच्छे लोग निवास करेंगे। यह हुआ हमारा अपकर्ष कारक, मतलब जो हमें आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रतिकर्ष कारक कौन सा हुआ, जो हमें मतलब जो हमें पसंद नहीं आता है। एक तरीके से कह लेते हैं कि हमें पसंद नहीं करता, वो हमें पसंद नहीं करता है वहाँ का क्षेत्र, वहाँ का जो हमारा एक जलवायु होती है। ये प्रवास करने के लिए हमें बाध्य करते हैं। जैसे कि कहीं पर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि सुरक्षा नहीं है। कहीं पर जो है तो महामारी फैल गई है, महामारी में लोग भागना पसंद करते हैं। जैसे कोरोना में लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। आर्थिक पिछड़ापन, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। ऐसे जगहों पर लोग रहना नहीं पसंद करते। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि स्कूल नहीं है, सड़क भी नहीं है, हॉस्पिटल्स भी नहीं है, तो ऐसी जगह पर कौन रहेगा। तो ये है हमारे प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक एक और इसका अंतर है कि ये जो है तो शहरों में देखने को मिलता है। शहरों में हमारा डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि क्राइम नहीं होता है, यहाँ पर पुलिस की अच्छी व्यवस्था होती है, यहाँ पर महामारी कंट्रोल में जल्दी आ जाती है, यहाँ पर हॉस्पिटल होते हैं तो यहाँ पर बीमारी जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के भी अलग अलग जो है तो हमारे संसाधन होते हैं। लेकिन प्रतिकर्ष कारक ये हमें भागने के लिए मजबूर करते हैं। ये कहाँ पर हमारा पाया जाता है, ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है, जहाँ पर सड़क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं हैं। तो ऐसे जगहों पर हमें ये कारक देखने को मिलता है। तो हमारा अगला जो तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक। जो हमारा जनसंख्या वितरण मतलब कि लोग कहाँ पर कितने लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग परसेंटेज में फैले हुए हैं, तो इसे वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। तो ये 3 भौगोलिक कारक हम लोग लिख लेते हैं। हमारा है जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता। वैसे तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो हमारे 3 हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आप अपने आप से कुछ मतलब ऐड भी कर सकते हैं कि जैसे आपको अगर ये 3 हेडिंग्स ही याद हैं, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता, तो आप इसमें अपने आप से भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर रखा है कि हमारा 3 भौगोलिक कारक हैं। जलवायु, अगर कहीं की जलवायु अच्छी है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। मृदा, कहीं की मृदा अच्छी है मतलब कि वहाँ पर कृषि अच्छी होती है, वहाँ पर लोगों के लिए अनेक कार्य हैं करने को, वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जल की उपलब्धता। अगर कहीं पर जल ही नहीं होगा, जल हमारा जीवन है, अगर वही नहीं होगा तो हम लोग वहाँ पर कैसे रहेंगे। तो हमारा तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग लिंग अनुपात और लिंग अनुपात के अनुसार जो हमारे पिरामिड बनते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर, ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। इसके नोट्स भी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो लिंग अनुपात किसे कहते हैं, स्त्री और पुरुष के मध्य का जो अंतर है इसे ही हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। तो हम लोग लिंग अनुपात को कैसे ज्ञात करते हैं। लिंग अनुपात को ज्ञात करने का सूत्र है हमारा स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या गुणी हमारा 1000, मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर हमारी स्त्रियों की संख्या कितनी है, इसे हम लोग इस तरीके से मापते हैं। तो लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, तो यही क्वेश्चन है कि स्त्रियों की संख्या पर, मतलब 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, इसे ही हम लोग इस सूत्र के द्वारा मापते हैं। ये जो हमारा सूत्र है इसी के द्वारा हम लोग मापते हैं कि लिंग अनुपात हम लोगों को ऐसे पता चलता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। जनसंख्या पिरामिड हमें विभिन्न देशों के बारे में बताता है कि यहाँ की जनसंख्या कैसी है, मतलब कि यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है
कम हो रही है, यहाँ की जनसंख्या जो हमारा किसी क्षेत्र की जनसंख्या है वो हमारी यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पर वृद्ध ज़्यादा हैं, या यहाँ पर जो हमारा कार्य करने वाला जो हमारा वर्ग है वो ज़्यादा है। तो ये सब हम लोग जनसंख्या पिरामिड में देखते हैं। जनसंख्या पिरामिड की आकृति क्या परिलक्षित करती है? तो जनसंख्या की पिरामिड की आकृति हमें यही परिलक्षित करती है, 3 प्रकार के हमारे जो हमारे पिरामिड होते हैं वो होते हैं। एक इस तरीके का होता है, एक हमारा होता है इस तरीके का, और एक जो हमारा होता है वो होता है इस तरीके का। मतलब कि ये नीचे पतला होगा। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब कि पहले जनसंख्या कम थी, अब यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। दूसरा है हमारा स्थिर जनसंख्या, मतलब कि जितनी ये पहले थी उतनी ही ये अभी भी है। मतलब कि यहाँ की जनसंख्या हमारी स्थिर है। लेकिन ये क्या दिखा रहा है हमें कि यहाँ की जनसंख्या अब कम हो रही। पहले जो है हमारा ज़्यादा थी जनसंख्या, लेकिन अब इस जनसंख्या की घटती हुई ह्रासमान जनसंख्या को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। और ये आकृति हमें क्या प्रदर्शित करती है? जैसे कि मैंने बताया कि ये हमें बताती है कि यहाँ पर जो है तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, और यहाँ पर जो है बच्चों का जो बच्चों की संख्या है वो यहाँ पर ज़्यादा है, और जो इसमें वृद्ध वर्ग है वो कम है, बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है, और जो हमारे कार्य करने वाला जो हमारा उत्पादक वर्ग है वो हमारा कम है, उसके ऊपर भार ज़्यादा है। तो ये सब हम लोग जनसंख्या पिरामिड में देखते हैं। हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, लिंग संरचना द्वारा प्रकट की जाने वाली विश्व की जनसंख्या की विशेषताओं, ये विशेषताएं हैं, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लिंग संरचना के द्वारा वही बात है कि जब हम लोगों को एक पिरामिड प्राप्त है तो उसमें हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या है, यहाँ पर जो हमारा जो निर्भर वर्ग है वो हमारा ज़्यादा है, यहाँ पर कार्य करने वाला उत्पादक वर्ग कम है, यहाँ की जनसंख्या जो है तो अब घट रही है, यहाँ की जनसंख्या ह्रासमान जनसंख्या को ये पिरामिड हमारा दिखाएगा। और जो हमारा स्थिर होता है वो हमारा इस तरीके का होता है। तो हम लोग उसे कैरेक्टराइज करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जनसंख्या है वो यहाँ पर स्थिर है। तो इस तरीके से हम लोग जनसंख्या पिरामिड या जनसंख्या की जो संरचना है उसको हम लोग विशेषताएं बताते हैं। विस्तारित जनसंख्या या ह्रासमान जनसंख्या के पिरामिड को अंतर स्पष्ट कीजिए। विस्तारित जनसंख्या मतलब कि हमारा ये वाला, ये जो हमारा पिरामिड है ये हमारा विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड है। ये वाला हमारा है ह्रासमान, मतलब कि ये इस तरीके से है, पत्ते के तरीके का होता है ये इस तरीके से, ठीक है। तो विस्तारित जनसंख्या मतलब यहाँ पर विस्तार हो रहा है, जनसंख्या का बढ़ रही है जनसंख्या, यहाँ पर बच्चे की संख्या ज़्यादा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर उत्पादक वर्ग कम है। ह्रासमान जनसंख्या, यहाँ पर अब जनसंख्या घटने लगी है, उत्पादक वर्ग ज़्यादा है, निर्भर वर्ग हमारा कम है। तो ये हमें पता लगता है ह्रासमान जनसंख्या में। तो ये हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर जो हमारे चैप्टर बचे हैं अभी, उन्हें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर